देखिए, किसी ने बहुत प्यारा लाइन कहा है कि हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना, हार जाना जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाला में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जिंदगी में हार चुके हैं तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अंदर से उम्मीद नहीं खत्म करना चाहिए, अंदर से उम्मीद को नहीं हराना चाहिए। क्योंकि अगर उम्मीद जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल वो सफलता हासिल हो ही जाएगी। तो हमें भी अपने उम्मीद को बनाए रखना है और अपने उम्मीद के साथ ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। तो आज हम जानने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो डबल काम करता है, हार्मोन्स भी निकालने का काम करता है और पाचक एंजाइम्स भी निकालने का काम करता है। ये एक ऐसा अंग होता है जो रहता तो हमारे पेट के पीछे है, पेट के पीछे रह करके आसानी से ये काम करता है चुपचाप बिना बोले। लेकिन जिस दिन ये डिस्टर्ब हो जाए या जब ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये जीवन जीना मुश्किल कर देता है। इतना जरूरी अंग होता है अग्नाशय। तो इस अग्नाशय के बारे में आज हम जानेंगे कि इतना जरूरी क्यों है अग्नाशय हमारे पाचन के लिए और हमारे शरीर के लिए। ठीक, तो चलिए आप स्टार्ट हो जाइए, कॉपी कलम खोल लीजिए, जो भी जरूरी चीजें लगे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन प्रक्रिया, मानव पाचन प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था अंतर्ग्रहण से। तो मुख गुहा पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया है, ग्रास नली पढ़ लिया है, अमाशय भी पढ़ लिया है जिसको हम पेट बोलते हैं, पेट अमाशय भी पढ़ लिया, यकृत भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय। ठीक, तो देखिए अग्नाशय ये आप देख रहे हैं पेट के नीचे पीछे साइड में होता है, पेट के नीचे पीछे के साइड में। इसका आकार तो बहुत बड़ा नहीं होता है, पतिनुमा आकार का होता है। जैसे जैसे आप मेढक का जो शैशवावस्था टेडपोल होता है उसी तरीके की संरचना होती है। अगर हम इसको बाहर निकाल के आपको दिखाए तो अग्नाशय जो है वो पतिनुमा आकार जैसी दिखाई देती है, पतिनुमा आकार जैसी ऐसे दिखाई देती है ये अग्नाशय। बात समझ पाए? लेकिन ये होती तो बहुत छोटी है, रहती पेट के पीछे है, चुपचाप काम करती है। लेकिन अगर ये जहुआ गई जिस दिन, उसी दिन हम लोगों का जो है जीना मुश्किल कर देगी। तो देखिए, अगर अग्नाशय की हम बात करें, ये है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय, अमाशय नहीं, अग्नाशय। ये इसको हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। ये अगर इसकी बात करें संरचना की तो ये कैसी दिखती है जी? तो ये पतिनुमा आकार की दिखती है। कैसी दिखती है? पतिनुमा आकार की इसकी संरचना होती है, पतिनुमा आकार की ये संरचना होती है। कहाँ स्थित होती है जी? तो ये पेट के नीचे जो अमाशय है, अमाशय के नीचे स्थित होती है। तो ये अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे, नीचे। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि चेस्ट से नीचे वाला भाग और कमर से ऊपर वाला भाग उदर गुहा कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, चेस्ट के नीचे और कमर से ऊपर वाला ये जो आप पूरा गुहा देखते हैं, इसे उदर गुहा बोलते हैं। तो अमाशय के नीचे उदर गुहा में ये स्थित होता है। ठीक, इतनी बातें आप अग्नाशय के बारे में जान चुके हैं कि संरचना कैसी होती है और ये स्थित कहाँ होता है। अब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, यह एक ग्रंथि है और वो भी मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है जी? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि हम उस ग्रंथि को कहते हैं जिसमें से हार्मोन्स भी निकलते हो और एंजाइम्स भी निकलते हो। तो ऐसे ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और शरीर की एकमात्र, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। उसके बाद हमारे शरीर में और कोई मिश्रित ग्रंथि नहीं पाई जाती है जो हार्मोन्स भी निकाले और एंजाइम्स भी निकाले। तो ये हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। बात समझ पाए? इसके बाद अगर हम और इसकी विशेषता के बारे में जाने तो देखिए, इसमें सिर्फ इसकी कुछ कोशिकाएं होती है जो हार्मोन्स निकालती है और उस कोशिका को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। देखिए अग्नाशय की जिस कोशिका से हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उस कोशिका को लैंगरहैंस की द्वीपिका। और अग्नाशय की जिस कोशिका से एंजाइम्स निकलते हैं, रस निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसीनी। बात समझ पाया? अब एक बात कहिए कि अग्नाशय हमारे भोजन में जैसे ही मिलता है
यहाँ पे आकर के, यहाँ से ये अग्नाशय आकर के हमारे छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में भोजन से मिलता है। तो जब भोजन हमारे ग्रहणी में आते हैं तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्रेटिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं जी? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन, सीक्रेट हार्मोन होता है, सिक्रेटिन हार्मोन या सीक्रेट। जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है यह तुरंत अग्नाशय को खबर देता है कि अग्नाशय की एसिन कोशिका को खबर देता है कि भोजन आ गया है, अब जल्दी से जल्दी रस बनाओ, जल्दी से जल्दी एंजाइम्स बनाओ ताकि भोजन आसानी से पच पाए। तो ये सिक्रेटिन जो है वो अग्नाशय को एंजाइम्स निकालने के लिए, अग्नाशय को एंजाइम निकालने के लिए प्रेरित करती है, एंजाइम निकालने के लिए उत्तेजित करती है। याद रखिएगा कौन सा हार्मोन्स? सिक्रेटिन हार्मोन्स अग्नाशय को एंजाइम्स निकालने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। देखिए अग्नाशय के जो अंदर एंजाइम्स निकलते हैं वो एक तरीके से पूर्व पाचक एंजाइम्स होते हैं और वो इसी की वजह से पूर्ण पाचक एंजाइम्स होते हैं। ये इसी अग्नाशय रस से जो एंजाइम्स निकलते हैं उसी एंजाइम्स की वजह से सारे भोजन जो है लगभग पच जाते हैं। बात समझ पाए? तो इसको पूर्ण पाचक एंजाइम्स भी बोलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम्स भी, इसको पूर्ण पाचक मतलब कि पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सबको पचाने के लिए ये एंजाइम्स निकालती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम्स भी इस अग्नाशय रस को हम लोग बोलते हैं। और ये रस ऐसे होते हैं, ये जो निकालती है रस, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम्स। पूर्ण पाचक एंजाइम्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए पूर्ण पाचक एंजाइम्स किस अंग से निकलते हैं? अग्नाशय से। क्योंकि पूर्ण पाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी जितने भी पाचन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसका भी पाचन करना होता है इस अग्नाशय रस से आसानी से पाचित हो जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे होते हैं कि अगर ये अग्नाशय के अंदर ही उत्तेजित हो जाए, अग्नाशय के अंदर ही एक्टिव हो जाए तो अपने ही अग्नाशय को पचाने में लग जाती है। ये इतने पावरफुल होती है। ये पूर्ण पाचक एंजाइम बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। ये इतने पावरफुल होती है कि अगर ये एंजाइम्स ग्रहणी में आकर के एक्टिव होती है, लेकिन अगर ये गलती से अग्नाशय में ही एक्टिव हो जाए तो ये पूरे अग्नाशय को ही पचाना शुरू कर देगी, इतना इसमें शक्ति होती है। इसीलिए अग्नाशय इसे बना करके शांति डीएक्टिव करके बिना एक्टिव किए ही इसको धीरे से ग्रहणी में पहुंचा देता। कहते बाबा जो तू वही एक्टिव हो, ये एक्टिव होखला का जरूरत ना है, झूठों का एक्टिव होगा हमरे के लिए डूबेगा। इसीलिए इसको शांति से, सूतल अवस्था में शांति से इसको ग्रहणी में भेज देती है और जैसे ये ग्रहणी में आती है सिक्रेटिन हार्मोन तुरंत उत्तेजित कर देता है और ये अग्नाशय रस भोजन में मिलने लगते हैं। बात समझ पाए आप? तो ये अग्नाशय में इसकी कुछ विशेषता थी। अब हम जानते हैं कि अग्नाशय में दो कोशिकाएं पाई जाती है। अग्नाशय में दो कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को हम लोग कहते हैं एसिनी, एक कोशिका को क्या कहते हैं? एसिनी। और दूसरी कोशिका को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका। एसिनी से निकलते हैं एंजाइम्स, रस, एंजाइम, ठीक। और लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलते हैं हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स, ठीक। अग्नाशय की एसिनी कोशिका से एंजाइम्स निकलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका से हार्मोन्स निकलते हैं। एंजाइम में इसमें कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं? तो हमें 3 प्रकार के एंजाइम्स याद रखना है। एटीपी याद रखिएगा, एटीपी कैसे? ऐसे लिखिएगा, ट्रिप्सिन। एक एंजाइम्स होते जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ठीक। एक का नाम होता है लाइपेज, एमाइलेज। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ALT ऐसे याद रखिएगा, ALT, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ALT, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम निकलते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों का अलग अलग काम है। ट्रिप्सिन क्या करता है जी? तो ट्रिप्सिन जो है हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब आप यहाँ इसको मिटाते हैं और आपको लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए हमने क्या बताया आपको कि अग्नाशय में दो कोशिका होती है, एक को हम लोग कहते हैं एसीनी और एक कोशिका को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक, इस कोशिका से हार्मोन निकलते हैं और इस कोशिका से एंजाइम निकलते हैं। ठीक, इसीलिए हम अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, दोनों निकलता है। एंजाइम्स में इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसको ALT से याद रखेंगे, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। बात समझ पाए? और ये तीनों का 3 काम होता है, ये 3 काम करते हैं। एमाइलेज क्या करता है जी? तो देखिए एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। किसको पचाता है जी? कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम्स होता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज किसको पचाता है जी? तो ये वसा को पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम करता है जी? वसा को पचाने का काम करता है। और ट्रिप्सिन क्या करते हैं जी? तो ये प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। किसको पचाने का काम करते हैं? प्रोटीन को। तो याद रखिएगा हमने आपको पढ़ाया था कि आमाशय में प्रोटीन जो है, आमाशय में उसकी जो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन एंजाइम, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है और उसी पेप्टोन को इसमें जो प्रोटीन वाला जो पेप्टोन आता है, पेप्टोन, इस पेप्टोन को ये पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है जी? पेप्टाइड में। याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होते हैं वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में। तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो हम पढ़ चुके हैं आमाशय में एक एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन एंजाइम्स, वो पेप्सिन एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और फिर इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन एंजाइम्स। तो याद रखिएगा कि ये तीनों का काम अलग अलग होता है। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन के जो पेप्टोन होते हैं उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। बात समझ पाए? अब देखिए हार्मोन्स अगर बात करें इसमें से, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका में 4 प्रकार की कोशिका होती है। 4 प्रकार की कोशिका। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा सेल, एक को हम लोग कहते हैं बीटा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। याद रखिएगा इसमें 4 प्रकार की सेल होती है और 4 प्रकार की सेलों में से 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल में से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूकागन। क्या कहते हैं? ग्लूकागन। याद रखिएगा जो हार्मोन्स जो अंडाशय के अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स ग्लूकागन होते हैं। बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन कहलाता है। इंसुलिन यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं वो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलते हैं। अग्नाशय के लैंगरहैंस की जो कोशिका होती है उसके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन हार्मोन। उसके बाद बात करें कि गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। अगर बात करें डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो डेल्टा सेल से निकलते हैं सीमेटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है जी? सीमेटोस्टैटिन हार्मोन। सीमेटोस्टैटिन हार्मोन। याद रखिएगा कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका से 4 प्रकार की सेल पाए जाते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका में, और वो चारों सेल से 4 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागन, बीटा सेल से इंसुलिन, गामा सेल से पॉलीपेप्टाइड और डेल्टा सेल से सीमेटोस्टैटिन। और ये चारों हार्मोन्स के 4 काम होते हैं। ग्लूकागन क्या करता है जी? तो ग्लूकागन हमारे रक्त में जो एक यहां से समझेंगे तो हमको आसानी से हो जाएगा। देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके क्या करता है जी? ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है?
ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है जी? ग्लाइकोजन में। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यही ग्लाइकोजन जा करके यकृत में स्टोर हो जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजन जा करके यकृत में स्टोर हो जाता है। और जब जरूरत पड़ती है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तो फिर ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदल करके रक्त में आ जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में, और इंसुलिन हमारा हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। बात समझ पाए? और इसी की वजह से शुगर नहीं होते हैं। बात समझ पाए? अगर किसी के शरीर में इंसुलिन हार्मोन इनबैलेंस हो गया है तो उस व्यक्ति के शरीर में शुगर, उसके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं शुगर। देखिए, जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज में। याद रखिएगा, ये दोनों मिल करके, ग्लूकागॉन मिल करके और इंसुलिन मिल करके हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ये ग्लाइकोजन जा करके लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है और फिर ये ग्लूकोज हमारे रक्त में आकर के ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देती है? बैलेंस कर देती है। तो ये दोनों मिल करके हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी के शरीर में ये हार्मोन्स कम निकल रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहते हैं डायबिटीज, शुगर रोग होता है, मधुमेह उसको बोलते हैं। तो अगर इंसुलिन कम निकलता है तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो फिर वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन से इंसुलिन निकलता ही नहीं है, कम निकलता है, तो इसकी लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो कहते हैं कि शुगर हाई हो गया है। और जब अगर ग्लाइकोगन कम निकलता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तो कहते हैं कि शुगर लो हो गया है। तो ये शुगर को नियंत्रित करने वाले ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करें पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का क्या काम होता है, तो यह हमारे पाचन को सही तरीके से करने में नियंत्रित करती है, यानी कि हमारे पाचन को नियंत्रित करती है कि हमारा पाचन जो है वो कब होगा, कैसे होगा, कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन दोनों को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है जी? तो ये इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन, इन दोनों हार्मोनों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। बात समझ पाए? तो याद रखिएगा कि यह अग्नाशय में जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम निकलने लगे, ग्लूकागॉन हार्मोन कम निकलने लगे, तो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा जो है वो इनबैलेंस हो जाएगी और हमें डायबिटीज हो जाएगा। और अगर किसी के शरीर में डायबिटीज हो गया तो समझिए कि वो धीरे 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 उसका जो है शरीर खंजर होने लगता है, बंजर होने लगता है। तो इसीलिए अग्नाशय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग हो जाता है। तो क्या आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने राय जरूर बताइएगा। बाकी एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।